नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अननोन एकेडमिक्स में। हाँ, काफ़ी लंबा समय हो गया लेकिन याद है कि मुझे चैप्टर्स बनाने हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स। तो अब पूछिएगा कि ज्योग्राफी क्या हुआ। हाँ, अगला लेक्चर उसी का आएगा, चिंता नहीं कीजिए, टेंशन मत लीजिए। तो हमने क्या क्या कंप्लीट किया? हिस्ट्री का पहला चैप्टर हो गया। क्या चीज़ हो गया? हिस्ट्री का हो गया। फिर साइंस का हो गया, साइंस में केमिस्ट्री का लिया और ज्योग्राफी चल रहा है। आज सोचा कि सिविक्स भी स्टार्ट कर ही दिया जाए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स का सत्ता की साझेदारी। ये हमारा आज का पहला चैप्टर सिविक्स का है ना। लोकतांत्रिक राजनीतिक बुक का नाम है, उसमें पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है परिचय। परिचय में आपको याद ये समझना है कि कोई भी सरकार जो होती है वो क्या होती है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में बदलती है। ठीक है, मतलब बनती है। अगर हम बनाते हैं सरकार, ठीक है, ऐसे इसके बारे में डिटेल तो पढ़ेंगे ही। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है। ये अंग कौन कौन से हैं? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये क्या कहती है? ये कानून बनाने का काम करती है, ये आपको पता ही होगा। ये क्या कहती है? ये कानून लागू करवाती है। और ये देखती है कि ये दोनों काम, मतलब विधायिका और कार्यपालिका काम सही से कर रही कि नहीं, यानी कि ये इसका काम क्या है? जांच करना। ठीक है, इसका काम क्या है? जांच करना। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया। असल में ये बुक ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है। इसमें आपको 2 देशों का कहानी बताया गया है, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का। और इनके माध्यम से आपको समझाया गया है कि किस तरह से सत्ता का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। 2 देश हैं, एक यूरोप में है और एक एशिया में है। बेल्जियम आपको यूरोप में मिलेगा, जबकि श्रीलंका आपको पता ही कहाँ है, भारत के ठीक दक्षिण में। तो बेल्जियम के बारे में कुछ बातें हैं। तो देखिए बेल्जियम क्या कहता है। बेल्जियम के बारे में पहला जो इंट्रोडक्शन है ना बेल्जियम के बारे में, फिर इसके बाद श्रीलंका है और उसमें क्या हुआ वो श्रीलंका का पूरा डिटेल दिया हुआ है। फिर बाद में बेल्जियम का क्या होगा वो डिटेल दिया गया। तो चलिए इस तरह से ये बांटा गया, यानी पहले बेल्जियम है, फिर श्रीलंका का पूरा स्टोरी, फिर बेल्जियम का जो आगे का स्टोरी वो है। तो पहला बेल्जियम का स्टोरी। तो बेल्जियम के बारे में देखिए, तो ये बेल्जियम क्या है? यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो हरियाणा, हमारे देश में हरियाणा एक स्टेट है, उससे भी छोटा है। और इसके सीमाएं यानी कि बाउंड्री जो है फ्रांस से लगता है, नीदरलैंड से लगता है, जर्मनी से लगता है और लग्जमबर्ग से लगता है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की जो आबादी है उसकी आधी है, लगभग आधी। ठीक है, इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। मतलब जातीय बनावट का मतलब ये हो गया कि किस तरह से यहाँ पे जातियों में अलग अलग बिखराव है। देश की कुल आबादी 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। ये एक जगह है, क्षेत्र है फ्लेमिश। ठीक है, और लैंग्वेज जो है उनका क्या है? डच है। बात कर रहे हैं हम लोग बेल्जियम का। ठीक है, बेल्जियम का, ठीक, बेल्जियम का जो बाउंड्रीज है किसके किसके साथ है? फ्रांस के साथ है, नीदरलैंड के साथ है, फिर जर्मनी के साथ है और लग्जमबर्ग के साथ है। लग्जमबर्ग खुद में एक छोटा सा देश है, यानी बहुत ही ज़्यादा छोटा देश है, तो उतना मैटर ये वाला नहीं करेगा। तो मेन जो हमारा है ये फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी। तो इनकी जो भाषाएं हैं वो सभी के सभी पड़ोसी होने के कारण क्या है, एक दूसरे में ये लोग आ जा सकते हैं आसानी से, तो भाषाएं भी इसी तरह से आ जा सकती हैं। तो जो 59% बेल्जियम का आबादी है, जो फ्लेमिश इलाके में जो रहते हैं, वो क्या कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा। ये डच किसकी भाषा? नीदरलैंड की। ठीक है, उसी तरह से फ्रांस की क्या है? फ्रेंच है। उसी तरह से जर्मन की जर्मन की जर्मन भाषा है, या जर्मनी की जर्मन भाषा है। ठीक है, यहाँ देखें शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो ये भी है, यहाँ पे फ्रेंच भाषा बोला जा रहा है। और 1% जो है वो कौन सी भाषा बोलते हैं? वो जर्मन भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो किस तरह से बांटा गया है? अगर पूरा ब्राज़ील लिया जाए, ठीक है, अगर ये मान लेते हैं ये पूरा ब्राज़ील है ये क्षेत्र, तो सेंटर से अगर हमको बनाना हो एक चार्ट,
तो चार्ट में क्या है 59%, यानी कि ये हो गया 50 से थोड़ा ज़्यादा, ये हो गया 59%। 59% कौन सी भाषा बोलने वाले हैं, डच बोलने वाले हैं। फिर 40%, 40% यानी कि ये हो गया 40%। यहाँ पे कौन सी भाषा बोलने वाले हैं, फ्रेंच बोलने वाले हैं। और ये जो है छोटा सा बचा हुआ ये क्या है, ये 1% है, कौन सी भाषा बोलने वाले, जर्मन। यही है डिटेल, है ना। ये पूरा जर्मनी की बात कर रहा है। एक तो ये डिटेल हो गया। दूसरा डिटेल देखिए, अब राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स में अगर देखा जाए, ठीक है, तो ब्रुसेल्स में क्या है, तो देखिए ब्रुसेल्स यहीं पे सामने बना देते, समझ में ज़्यादा आएगा। ये मान लेते ये ब्रुसेल्स है, ये है पूरा बेल्जियम, ठीक है, ये पूरा बेल्जियम है, ये वाला है ब्रुसेल्स। तो देखिए ब्रुसेल्स के बारे में क्या बोल रहा है, ब्रुसेल्स के बारे में बोला जा रहा है कि 80% यानी 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो 80% यानी कि ये मान लेते हैं कि हमारा हो गया 50%, तो उससे ज़्यादा थोड़ा, यानी कि ये पूरा क्षेत्र क्या है, ये पूरा क्षेत्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, यहाँ पे बोली जा रही है फ्रेंच भाषा। और ये जो 20% है, ये 20% में कौन सी भाषा बोली जा रही है, तो यहाँ पे बोली जा रही है डच भाषा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ समीकरण किस तरह से है, पूरे देश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बोला जा रहा है डच और उसके बाद फ्रेंच, जबकि यहाँ पे ब्रुसेल्स राजधानी में क्या बोला जा रहा है, सबसे ज़्यादा फ्रेंच और सबसे कम डच, ठीक है। तो ये है यहाँ का इक्वेशन, यानी कि यहाँ का समीकरण इस तरह से कुछ है। आगे देखते हैं, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध है। तो यहाँ पे क्या है, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, जिनकी संख्या बहुत ही कम है। तो यहाँ पे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग क्या हैं, अल्पसंख्यक, क्योंकि पूरा देश में अगर देखा जाए तो पूरा देश में क्या है सबसे ज़्यादा डच बोलने वाले हैं। तो फ्रेंच क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक। जर्मन क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक, क्योंकि जर्मन तो बहुत ज़्यादा छोटे है, तो ये तो बहुत ही बड़े अल्पसंख्यक कहलाएंगे, ठीक है, 1% केवल है। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध हैं और ताकतवर हैं। बाद में जाकर के आर्थिक विकास और शिक्षक लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी कि क्या है कि फ्रेंच जो है वो उनकी संख्या एक तो कम है और वो क्या है, समृद्ध भी है और ताकतवर भी है। ताकतवर क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजधानी में देखिए सबसे ज़्यादा लोग यही रहते हैं फ्रेंच, है ना। तो इसलिए डच भाषी लोग नाराज़ थे। इसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो रही थी और सबसे ज़्यादा जो दिख रहा था सबसे ज़्यादा वो उनकी राजधानी ब्रुसेल्स में दिख रहा था। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे और धन और समृद्धि के मामले में बात किया जाए तो वो क्या थे, वो गरीब थे, मतलब उनकी संख्या कम थी। जबकि यही उल्टा स्थिति फ्रेंच के साथ था। फ्रेंच क्या था, उनकी संख्या कम थी लेकिन वो धन और समृद्धि के मामले में सबसे बेहतर थे। इस स्थिति की तुलना एक और देश से करना है और वही देश कौन है, श्रीलंका। इसके बारे में आप देख लीजिए थोड़ा सा डिटेल। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। आपको पता है कि इंडिया का जो साउथ है वहीं पर क्या है, ये श्रीलंका बसा हुआ है ना। तो श्रीलंका के बारे में बोल रहा है कि एक द्वीपीय देश है। हाँ, ये द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। अब यहाँ पे बता रहा है, अब यहाँ पे एक यहाँ पे किया गया था ना, देखिए एक यहाँ पे हरियाणा से किया गया था कंपेयर, तो यहाँ पे बताया गया था बेल्जियम जो है हरियाणा से भी छोटा। अब आबादी बोला था आधी है, यहाँ पे बोला था ना कि इसकी आबादी, बेल्जियम की आबादी हरियाणा से आती है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 2 करोड़ है तो श्रीलंका की आबादी जो कि हरियाणा के लगभग बराबर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जाति समूहों में बटे हुए थे। सबसे प्रमुख इसमें जो थे, इसमें सबसे प्रमुख जातियों में सिहेली थे। सिहेली वहाँ के जाति का नाम है, ठीक है, जिनकी आबादी का कुल जनसंख्या का 74% है। मतलब इनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है, यानी 74% लोग कौन थे, सिहेली थे, ठीक है।
फिर तमिलों का नंबर आता है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। अब 18% भी बता रहा है क्या है, ये तमिल है, ठीक है। तो ये तमिल भी क्या है, देखिए तमिल को भी दो ग्रुप में बांटा गया है, दो समूह में। कौन कौन से, एक श्रीलंकाई मूल के यानी जो श्रीलंका के मूल निवासी वाले तमिल है, यानी श्रीलंका में जन्मे हैं, श्रीलंका में बड़े हैं, ठीक है, उनकी संख्या थी 13%। और दूसरे जो है भारत से, भारत के तमिलनाडु से जो गए हैं, यानी ये हिंदुस्तानी तमिल, ठीक है, जो औपनिवेशिक शासनकाल में यानी अंग्रेजों के समय बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे, उनके संतानें जो हैं वो है, ठीक है। तो वो कितने प्रतिशत है, तो घटा लीजिए, टोटल था 18%, है ना। टोटल तमिलों की संख्या था 18%, जिसमें से 13 वहाँ के मूल निवासी थे, तो बचे कितने, 5। तो ये 5% जो है वो हिंदुस्तानी तमिल थे, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबादी है, ठीक है। इनकी आबादी यानी तमिलों की आबादी कहाँ है, उत्तर और पूर्वी प्रांतों में। अधिकतर शैली भाषी लोग बौद्ध हैं। एक तो ये भी पता चलिए कि सियली कौन से धर्म से है, सियली बौद्ध धर्म से है, ठीक है। तो एक तो सियली बौद्ध धर्म से है, और जबकि तमिल भाषी जो लोग हैं उसमें कुछ हिंदू भी हैं और कुछ मुसलमान भी हैं, तो ये भी बता रहा। तो कुछ कुछ पॉइंट है, ठीक है। अभी तक टिक तो लगाए नहीं थे, लेकिन देखिएगा कि जहाँ पे भी ऐसा मार्क करेंगे ये हैशटैग, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये जो पूरा अंडरलाइन किया ना, इसका हम नोट्स आपको अलग से दे देंगे, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, आप खाली यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। तो कुछ मुसलमान थे। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना था, 7%। तो ईसाई भी थे, ठीक है, क्रिश्चियन भी यहाँ पे थे, और वे सियली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते थे। तो सियली एक धर्म नहीं है, ये भाषा भी है, ठीक है, मतलब सॉरी, ये भाषा ही, ये क्या, सियली एक भाषा है और बौद्ध उनका धर्म होता है। अब देखिए, अब इस स्थिति में क्या होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में अब देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए, ये मैप पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पे दिखा रहा है जो बोला था कि उत्तर वाला पार्ट और पूरा वाला पार्ट किसके अंदर था, तमिलों के अंदर था, ठीक है। बाकी जो इधर का इलाका है, ये येलो वाला, पीला वाला, ये किसका है, ये सियली का, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल देखते हैं श्रीलंका में हुआ क्या, ठीक है। आपको पता है मेन यहाँ पे कौन है, सियली और तमिल। चलिए यहाँ से आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो लाइन है कि सन 1948 में श्रीलंका क्या होता है, आज़ाद होता है। भारत कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तो भारत का जो संविधान बना है वो कब बना, ये बताइएगा। अगला देखिए आगे, सियली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सियली समुदाय के प्रभुत्व कायम करने के लिए अपने बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाएं। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या किया, सियली एक तो जनसंख्या में बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। सियली का प्रतिशत आपको याद ही होगा कितना था, 74%, यानी कि आधा से ज़्यादा। तो इन्होंने अपना क्या बनाया, अपना सरकार बनाया। पहला का सरकार बना करके अपने फ़ायदे के लिए जितना भी कोशिश हो सकते थे वो सारी कोशिशें इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए क्या क्या किया। 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल को दरकिनार यानी कि अलग करके छोड़ करके सियली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया। आपको याद होगा कि सियली के अलावा यहाँ तमिल भी रहा करते थे, लेकिन इन्होंने इस तमिल के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा और सियली को एक राजभाषा घोषित कर लिया। सरकारी विद्यालय यानी कि विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सियली को प्राथमिकता देने की नीति भी अपनाई। ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सियली अपना दम दिखा रहा है ज़्यादा होने के कारण, ठीक है। यानी कि जैसे नहीं होता है ग्रुप में बहुत सारे लोग आ गए हैं और एक अकेले को वो धमका रहे हैं, तो ये वही काम हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि विश्वविद्यालय सरकारी नौकरी में सियली को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई गई। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार जो बौद्ध मत को संरक्षण देगी और बढ़ावा देगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब जो श्रीलंका के जो तमिल हुआ करते थे, ठीक है, श्रीलंका के जो मूल तमिल है, उनको क्या लगेगा कि हमको यहाँ पे रह रहे, हम भी रह रहे हैं, यहीं जन्मे हैं, यहीं पे रह रहे थे कभी कई सालों से,
हमारे पूर्वज यहीं के जन्मे हैं, इसके बावजूद भी हमें क्या कर रहा है कि हमें वैल्यू नहीं दे रहा, हमसे बात भी नहीं कर रहा, हमसे पूछ भी नहीं रहा। तो इससे क्या हो रहा है कि तमिलों के बीच में वो क्या बोलते हैं, विरोध की भावना उत्पन्न हो रही है। अब देखिए, श्रीलंकाई तमिल की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया गया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी शैलियों की नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। यानी कि जो तमिलों की भाषा है, जो उनकी संस्कृति है, उसके बारे में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही है, सोच भी नहीं रही है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियाँ उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। जो अधिकार सीएलए को मिल रहा है, वो अधिकार इन्हें नहीं मिल रहा है, ऐसा इन्हें लग रहा था, जो कि सही भी है, इनको भी नहीं मिल रहा था। जितने भी तमिल भाषी लोग थे उनको दूर रखा जा रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, सरकारी नौकरी और विश्वविद्यालय में सीएलए को प्राथमिकता देनी। यानी कि अगर दो बच्चा आया है और सीट आपके पास एक ही है, तो सीएलए को वहाँ पे देगा। एक तमिल है, एक सीएलए है, तो सीएलए को वहाँ पे एडमिशन दे देगा, वहाँ नौकरी दे देगा, तमिल को छोड़ देगा। तो जो कि ये क्या है, समान राजनीति से परे है, यानी अलग है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा था और उनके हितों की अनदेखी की जा रही थी। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सीएलए की समुदाय के बीच संबंध जो है बिगड़ गया। नॉर्मल सा बिगड़ेगा ही। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक राजनीतिक पार्टी बन रहा है और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। तो अब श्रीलंकाई तमिल क्या कर रहे हैं वो देखिए। अब उनका विरोध इस रूप में है कि पार्टियां पहले बनाएगा, राजभाषा जैसे कि सीएलए को बनाया गया वैसे ही तमिल को बनाने के लिए लड़ेगा, क्षेत्रीय स्वायत्तता यानी कि क्षेत्रीय स्वतंत्रता भी हासिल करेगा, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर भी चाहेगा। ठीक है, ये सब लेकर चलेगा। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लेकर के नकारा गया। ये जो क्षेत्रीय स्वायत्तता था ना, कि जहाँ तमिल रह रहे वहाँ पे आजाद मतलब स्वतंत्र रूप से उन्हें सौंपा जाए, ये वाला को नकारा जा रहा था। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र इलम यानी सरकार बनाने की मांग को लेकर के राजनीतिक संगठन बने। ये भी इंपॉर्टेंट है। इलम का मतलब क्या होता है, सरकार। तो एक नंबर क्वेश्चन में आ सकता है ये भी। आगे देखिए, श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया और यह टकराव जो हुआ गृह युद्ध में परिणत हुआ। तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, गृह युद्ध भी हो रहा है। ठीक है, परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई ज़्यादा लोग रोजी रोटी चौपट हो गई। यानी कि अब युद्ध चल रहा था, उसके बीच में तो उत्पादन और जितना भी चीज़ है वो सब बंद हो जाएगा। वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई है और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। तो देखिए, ये स्टार्ट हुआ कभी से, ठीक है, 1980 के बाद से, और 2009 में जाकर के क्या हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा। तो यहाँ समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे लोग लड़ रहे थे। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारा नुकसान भी हुआ। तो ये नुकसान क्या था, बिना मतलब का था। अब इसको सॉल्व भी किया जा सकता था। अब ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेल्जियम की समझदारी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेल्जियम की समझदारी देखते हैं। अब बेल्जियम की समझदारी क्या है कि जैसे कि श्रीलंका ने अपना रास्ता अपनाया था, उससे बहुत अलग था। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को पहले स्वीकार किया, जो कि श्रीलंका वाले नहीं कर रहे थे। ठीक है, उन्हें लगा कि यहाँ पे सिर्फ बौद्ध धर्म वाले लोग हैं वाला था। उन्हें लगा कि यहाँ सीएलए भाषी लोग हैं और बाकी सब जो भी है वो सब क्या है, वो सब किसी दूसरे देश से आए। तो ऐसा यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्षेत्रीय अंतरों को स्वीकार किया गया। यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले तो हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जर्मन बोलने वाले हाँ ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पे डच बोलने वाले तो ये भी सही है। तो ये पहला स्वीकार किया कि यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, 1970 से लेकर के 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किया। कितने किया, 4 संशोधन। यहाँ से इम्पोर्टेंट तो लाइन हो जाता है इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके। आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप टेलीग्राम ग्रुप में आप सर्च कीजिएगा अननोन एकेडमिक्स। ठीक है, अननोन एकेडमिक्स, आपको चैनल मिल जाएगा। तो
ये चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, आप वहीं से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। SMT लगा रहे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें छूट गया था, तो वही थोड़ा दिक्कत हो गया, नहीं तो हम वहाँ से भी लिख सकते थे। तो चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल तो बेल्जियम ने क्या मॉडल अपनाया वो ध्यान दीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। ये लिखने के लिए भी आता है, बनाने के लिए आता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में ज़्यादातर देखा गया कि आया ही है, ठीक है। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है बोले तो बेल्जियम का मॉडल क्या है, इसको याद रखिएगा, याद भी कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें कोई कोताही नहीं, इसका एग्जाम में आना कंपलसरी हो गया है एक तरह से। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। अब केंद्रीय सरकार कहाँ बैठती है, तो केंद्रीय सरकार राजधानी में बैठती है। तो बेल्जियम की राजधानी क्या थी, ब्रुसेल्स थी, है ना, ब्रुसेल्स थी। और आपको पता होगा ब्रुसेल्स राजधानी में क्या था, फ्रेंच भाषा के लोगों की जो संख्या थी बहुत ज़्यादा थे। देखिए यहाँ पे एक बनाया था ना, कहाँ बनाया था, यहाँ पे देखिए ब्रुसेल्स का ये वाला कहानी था, है ना। तो ब्रुसेल्स में क्या था, 80% फ्रेंच भाषी बोलने वाले थे और 20% डच। और इसी का ठीक उल्टा क्या था, देश के हिसाब से था कि डचों की संख्या देश में 59%, यानी लगभग 60% भी मान सकते हैं, जर्मन को अलग रखते हुए, और फ्रेंच भाषा 40%। ये बेल्जियम का। तो चलिए वापस से चलते मॉडल पे। तो केंद्र सरकार बैठती है ब्रुसेल्स में और वहाँ का बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे बोला कि डच और फ्रेंच जो भाषा बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी, समान रहेगी, बराबर रहेगी। कुछ विशेष कारण तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों के बहुमत उसके पक्ष में हो। वाला तो ये ठीक है। इस प्रकार किसी भी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, जैसे कि सीएलयू ने किया था कि सारा विश्वविद्यालय और जो भी नौकरी था वो सब में खुद को आगे कर लिया था। ऐसे यहाँ नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी कि राज्य सरकारें केंद्र सरकारें के अधीन नहीं थी। यानी कि राज्य सरकारें अब अलग थी, स्वतंत्र थी, और केंद्र सरकारें अलग थी, वो अपने हिसाब से अपना काम करेगी। यानी कि क्षेत्रीय सरकारों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट माना गया, राज्य सरकार को यानी कि इंपॉर्टेंट माना गया, ठीक है, और उनको अपने तरीके से काम करने के लिए छोड़ दिया गया। तीसरा पॉइंट बोलता है कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, ठीक है। ब्रुसेल्स जैसे कि होता नहीं है कि एक तो संसद है दिल्ली में, और दिल्ली में अपना सरकार यानी कि वहाँ का सीएम भी है। तो उसी तरह से ब्रुसेल्स जो वहाँ का राज्य है उस हिसाब से देखा जाए तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, और दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व। दोनों समुदाय में कौन कौन है, फ्रेंच भाषी लोग और डच भाषी लोग। तो फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था, ठीक है। यानी कि ब्रुसेल्स में भी क्या है, समान प्रतिनिधित्व, दोनों की संख्या बराबर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये चौथा पॉइंट है, ये 4 पॉइंट में ही इन्होंने पूरा ये मामला सुलझा लिया था। तो ये चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे एक तीसरे स्तर का सरकार बनाया गया। 2 स्तर तो पता ही था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। एक तीसरे स्तर का सरकार बनाया गया जिसको बोला गया सामुदायिक सरकार। यानी कि पहले होगा केंद्र, ठीक, केंद्र के नीचे होगा राज्य, और राज्य के नीचे क्या होगा, सामुदायिक सरकार। तो सामुदायिक सरकार का काम क्या होगा, तो इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करेंगे। यानी कि अगर डच भाषा बोल रहे हैं तो डच भाषा वाले सारे लोग वोट करेंगे, फ्रेंच भाषा वाले हैं तो फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा वाले जर्मन भाषा, जहाँ भी रहते हैं वहाँ से वोट करेंगे। जरूरी नहीं कि उस क्षेत्र में रहें तभी वोट करेंगे। इस सामुदायिक सरकार को चुनते थे। इस सरकार का काम क्या था कि संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का इनका अधिकार होगा, ठीक है। आज की जो नगर पंचायत है या नगर निगम है, इनका काम अलग है। यहाँ का जो सामुदायिक सरकार है वो यहाँ पे काम करता है संस्कृति बचाने का। शिक्षा कैसे दी जाएगी, अब जर्मन भाषी लोग हैं उसको फ्रेंच में देंगे तो नहीं ना चलेगा, तो शिक्षा का और भाषा का ज्ञान देने का, ये 3 काम करते थे। इसके अलावा इस तरह के जो भी मसले थे वो सब सामुदायिक सरकार वहाँ पे देखती थी। अब बेल्जियम का मॉडल आपको लगेगा कि कितना हार्ड है, कैसे मैनेज करता होगा। निश्चित रूप से यहाँ खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी ये हार्ड था, पर व्यवस्था बेसफल है। इससे क्या हो गया, गृह युद्ध की जो आशंका था वो खत्म हो गया। जैसे कि गृह युद्ध कैसा कहाँ हुआ था, अभी ये देखिए श्रीलंका में हुआ था। वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया हुआ था।
जब अनेक यूरोपीय देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय बनाया गया, क्योंकि उसने इस तरह से मैनेज किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कि तरह एक क्वेश्चन आप एक नंबर के में ये भी आ सकता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी कहाँ है, ब्रुसेल्स में। ठीक है, तो इस तरह से ये दो कहानी है। यहाँ पे दो कहानी कौन कौन सी थी, एक थी बेल्जियम की और एक कहानी थी श्रीलंका की। ठीक है, तो ये दोनों कहानी हम लोग ख़त्म कर दी। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे देखिए, ये पैराग्राफ तो बेकार ही है। अब यहाँ पे आपको सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी, ये टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद कौन सा टॉपिक है, खलील की उलझन, ये इसमें आप ऊपर पर ही बताएंगे कहानी, एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सत्ता की साझेदारी के रूप। तो ये दो टॉपिक मेन है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग इतना ही रखेंगे और कोशिश कीजिएगा कि आप ये सब जितना भी पढ़ें, श्रीलंका का, बेल्जियम का, ये कहानी याद कर लें। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा तो अगला जो क्लास होगा हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको नोट्स जो चाहिए और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, हम पहले से बता रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पे। और इसके बाद हमारा जो है हाँ, इसके बाद हम मैथ भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जल्दी ये भी मिलेगा आपको वीडियो मैथ पर भी। और ज्योग्राफी का जल्दी करते कोशिश की वो ख़त्म कर दे चैप्टर। असल में एमसीक्यू बना रहे हैं, एमसीक्यू अच्छा मिल नहीं रहा, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और एमसीक्यू के बाद थोड़ा इधर उधर भी घूमने चल गए थे, जिसके कारण ये सब लेट हो रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं अगले क्लास में। अब रेगुलर वीडियो आएगा ही, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इसी को कंप्लीट करेंगे पहले, सिविक्स को ही। ठीक है, सिविक्स का जो पहला चैप्टर है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। अगर होता है तो मैथ का वीडियो भी साथ ही साथ आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिएगा।